अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपके साथ ऑडिटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सो स्टे विथ मी। तो बात हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग की। फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग में अब हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें मैं आज नेचर से रिलेटेड, ऑडिटिंग की नेचर और ऑडिटिंग के बेनिफिट से रिलेटेड आपसे बात करूँगी। बेसिकली अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, बहुत मिलता जुलता है अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। अब इसमें होता क्या है, ऑडिटिंग में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है। तो बात की जाए अगर ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन को कुछ कीवर्ड्स हैं जो कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला कीवर्ड है वो है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग में होता क्या है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से मुराद क्या है कि जो बंदा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा है, उसका कंपनी के साथ या कंपनी के मैनेजमेंट के साथ वो किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। वो कोई एक थर्ड पार्टी है जिसको हायर किया गया है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे, एग्जामिन करे और बताए आया इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो जो सेकंड चीज़ है ऑडिटिंग को की डेफिनेशन में इन्वॉल्व, वो है एग्जामिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि एग्जामिनेशन में हमारा होना क्या होता है कि चेक किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ठीक है। और जो जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली प्रिपेयर की गई है, करेक्टली प्रेजेंट की जा रही है या नहीं, और फिर ऑडिटर को उस पर अपने रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं बार बार आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे पास जो कुछ 3 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, तो मैं चंद एक के यहाँ नाम लूँगी। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज़ है। तो इनको करना क्या होता है कि ऑडिटर ने इन सारी स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना होता है। ठीक है। और बताना होता है। और इसमें जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी गई होती हैं, इनकी ट्रुथ एंड फेयरनेस को चेक करना होता है। कैश फ्लो में जितने भी एंट्रीज़ की गई होती हैं उनको चेक करना होता है। और फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटर का नेक्स्ट काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद, वो हमारा होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या करना होता है ऑडिटर ने चेक ये करना होता है कि आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एसेट्स, लायबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज या एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें उनकी जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली गिवन है या नहीं है, टोटली एक्सप्लेन है या नहीं इनमें। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हमारी वो होती हैं कि जिनका बेसिक पर्पस जो होता है वो सर्व करना तो होता है, लेकिन साथ उनका एक और पर्पस होता है अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन और प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, उनमें हमारी चैरिटीज़ इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं कि जिनका बेसिक पर्पस सर्व करना होता है, अर्न करना नहीं होता।
अब नेक्स्ट आ जाता है कि ऑडिट करवा कौन कौन सी कंपनी सकती हैं। ठीक है, कंपनी का साइज़ जो होता है वो ऑडिटिंग के लिए मैटर करता है या नहीं। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी साइज़ की कंपनी, किसी भी साइज़ की एंटिटी ऑडिट करवा सकती है, चाहे वो कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों किस्म की करवा सकती हैं। लेकिन नॉर्मली होता इस तरह से है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो नॉर्मली नहीं करवाती हैं। स्मॉल एंटिटीज़ जैसे एंटरप्राइजेज़ हो गए तो वो नॉर्मली नहीं करवाती, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है काम, और जो होता है तो वो चेक कर लिया जाता है। तो नॉर्मली और जो कंपल्शन होती है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को होती है। ठीक है, जिनके लिए कंपल्सरी होता है कि उन्होंने एटलीस्ट फाइनल ऑडिट लाजमी करवाना होता है, साल में एक बार ऑडिट लाजमी करवाना होता है। ठीक है, तो करवा दोनों कर सकती हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी। स्मॉल के लिए कंपल्शन नहीं है, लेकिन लार्ज के लिए कंपल्शन है कि वो लाजमी करवाएं। और लास्ट वन जो काम होता है ऑडिटर का, अब ये ऑडिटर का बेसिकली जिस काम के लिए हमने ऑडिट करवा रहे होते हैं वो क्या होता है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे। ठीक है, तो ओपिनियन में क्या होता है, ऑडिटर ने जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू किया, चेक किया, एग्जामिन किया, अब लास्ट पर उसने क्या करना होता है कि उसने देखना होता है, अगर तो जैसा भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पाया होगा उसके अकॉर्डिंग उसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, और वो ओपिनियन अपना रिटन फॉर्म में देता है जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, और वो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। सो व्यूअर्स, अगर मैं अपने सारे इन कंटेंट्स को, सारे पॉइंट्स को एक डेफिनेशन की फॉर्म दूं तो इस तरह से होगा, एन ऑडिट is the independent examination of financial statements or related information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। हमारी ऑडिट करवाने के, ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, बेनिफिट ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते क्यों हैं, बेसिक पर्पस, जैसे कि पहले भी बताया कि ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, एग्जामिन करता है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, वो चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ एंड फेयरनेस को। हमारे पास तीन मेन बेनिफिट्स हैं, तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के, जिसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, अब चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इन तीनों को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। ओके व्यूअर्स, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को सुना। और प्लीज़, अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और लास्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।